नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है डीएलएड एकेडमी की इस यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आईसीटी का जो 2016 वाला पेपर हुआ आपके, उस पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। यानी कि 2016 के सूचना संप्रेषण तकनीकी के पेपर में किस प्रकार के प्रश्न आए और कौन कौन से प्रश्न किस अंक के थे, साथ ही में उनको कितना आंसर लिख के आना है, वो आपको मैं यहाँ समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, मॉडेम का पूरा नाम क्या होता है? ये 1 नंबर का है। अब यानी क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक के जो एमसीक्यूज़ हैं, वो हम पहले एक वीडियो में कवर कर चुके हैं, सभी ईयर्स के 2015 से लेकर। इसलिए हम प्रश्न संख्या 5 से शुरुआत कर रहे हैं। तो इससे पहले अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, तो वो वीडियो ज़रूर देखें। यहाँ 5वां प्रश्न ये था कि मॉडेम का पूरा नाम क्या होता है? यदि इस वर्ष आपसे यह प्रश्न पूछा जाए तो आपको बताना है मॉडेम का पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। यानी मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन दोनों का काम एक साथ करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? मॉडेम कहलाता है। फिर अगला प्रश्न ये था कि शैक्षिक तकनीकी में ई लर्निंग की 2 हानियाँ बताइए। अब आपको 2 हानियाँ पूछी हैं, तो केवल 2 ही हानियाँ बताइए। आपको ऐसा नहीं करना है कि सीरीज़ में दे रखा है बहुत सारा, उतना सारा लिख देना है, नहीं। सीरीज़ वाले इसलिए आपको थोड़ा ज़्यादा लिख के बताते हैं ताकि आपको 5-6 में से कोई 2 एग्जाम्पल्स याद हो जाएं, तो आप उनको उतना अच्छे से लिख सके। तो ये 1 नंबर का प्रश्न है, 2 हानियाँ बतानी हैं ई लर्निंग की, यानी ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करने की। तो जब हम ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करते हैं तो बच्चे जो होते हैं वो किताबें और जो पढ़ाई होती है दोनों से विमुख हो जाते हैं, दोनों से दूर हो जाते हैं। पहला तो हानि ये है। दूसरा ये है कि जो इंटरेक्शन होता है, जो अंतःक्रिया होती हैं शिक्षक और शिक्षार्थियों के बीच, पढ़ाने वाले और पढ़ने वालों के बीच, वो कम हो जाती है। यानी कि बच्चे और शिक्षक आपस में कम इंटरेक्ट करेंगे, कम बातें करेंगे, कम वार्तालाप करेंगे, तो उनमें अंतःक्रिया की कमी हो जाती है, यानी कि संप्रेषण कमज़ोर होगा। ये 2 प्रश्न हम पढ़ चुके हैं। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 है कि शिक्षण में इंटरेक्टिव बोर्ड के 2 उपयोग लिखिए। इंटरेक्टिव बोर्ड का मतलब कि जिसमें पेन से हम जो हैं डिजिटल बोर्ड पे लिख सके, तो वो इंटरेक्टिव बोर्ड पैनल होता है। अब इसके 2 उपयोग क्या हैं कि जब हम इंटरेक्टिव बोर्ड का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ जो लिखित सामग्री होगी, वहाँ हम जो इसका प्रयोग करते हैं इंटरेक्टिव बोर्ड का, उससे हम लिखित सामग्री और चित्रों का प्रदर्शन करके शिक्षण को प्रभावी बना सकते हैं। यानी कि हमें वहाँ उस समय पर जब हम पढ़ा रहे हैं, उस समय ज़रूरी नहीं कि हम लिखे ही सही, ऑलरेडी हम लिखा हुआ मैटर काम में ले सकते हैं। जैसा कि इस समय मैं आपको पढ़ाते हुए ये जो सामग्री काम में ले रहा हूँ, यह लिखित सामग्री है, पहले से लिखी हुई हैं। और यदि यहाँ मैं चित्रों का समावेश भी करता हूँ, तो ये इंटरेक्टिव बोर्ड के जैसा ही हो गया कि आप इंटरेक्टिव बोर्ड में चीज़ें देख रहे हो, आपको लिखित सामग्री पहले से दिखी गई हैं और चित्र का समावेश भी है, तो आपको जल्दी और अच्छे से समझ में आएगा। दूसरा बात क्या है कि डिजिटल रूप में नोट्स बनाए जाते हैं और वीडियो क्लिप्स का भी इस बोर्ड में डायरेक्ट यूज़ करके किसी भी चीज़ को समझाया जा सकता है। तो ये इंटरेक्टिव बोर्ड के 2 उपयोग हो चुके हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि फाइंड और जो रिप्लेस कमांड होती हैं वह क्या काम में आती हैं, यानी उसका कार्य बताना है। जो फाइंड कमांड है, अब फाइंड का मतलब होता है ढूंढना। तो फाइंड क्या होगी कि दस्तावेज के अंदर जो डॉक्यूमेंट हम बना रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट हमने बनाया है, उस डॉक्यूमेंट के अंदर हमें कोई वर्ड ढूंढना हो, कोई शब्द ढूंढना हो, तो इस कमांड की मदद से, यानी फाइंड कमांड की मदद से उसे आसानी से ढूंढा जा सकता है। और यदि इस रिप्लेस कमांड की बात करें, तो रिप्लेस कमांड क्या करेगा कि जो हमने फाइंड कमांड से ढूंढा जो शब्द हैं, अगर उसके स्थान पे कोई हम नया शब्द रिप्लेस करना चाहते हैं, यानी उसके स्थान पे कोई नया शब्द लगाना चाहते हैं, तो ये रिप्लेस कमांड आपको प्रयोग करना होगा। यानी कि सबसे पहले आपको फाइंड कमांड पे जाना है, वो शब्द सेलेक्ट करना है जिसको हमें हटाना है या उसकी जगह पे दूसरा लगाना है। फिर हम रिप्लेस कमांड का प्रयोग करके उसके स्थान पर नया शब्द ऐड कर देंगे। जहाँ जहाँ वो शब्द था जो आपको हटाना है, उसके स्थान पर नया शब्द लगाया जा सकता है। तो रिप्लेस और फाइंड दोनों कमांड का प्रयोग हमने आपको समझा दिया है। अगला प्रश्न था कि शिक्षा के क्षेत्र में इंटरनेट के प्रयोग से कोई 2 लाभ जो हुए हैं वो बताने हैं। अब पढ़ने पढ़ाने के क्षेत्र में इंटरनेट का क्या फ़ायदा हुआ है? तो इंटरनेट के प्रयोग से आज घर बैठे शिक्षार्थी जो हैं आसानी से बड़े बड़े शहरों की जो कोचिंग संस्थान है वहाँ से शिक्षा ग्रहण कर पा रहे हैं, यानी कि उनको वहाँ जाके पढ़ने की आवश्यकताएं नहीं हैं।
अगला है कि इंटरनेट के प्रयोग से ई कॉमर्स यानी कि ऑनलाइन खरीदारी और बेचने का काम हो रहा है। ईमेल आदि जो हैं जल्दी में एक स्थान से दूसरे स्थान पर मैसेज भेजकर मेल भेजकर संदेश प्राप्त करके जानकारी ली जा सकती है। तो ये इंटरनेट के माध्यम से संभव हो पाया है। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है कि शिक्षा में सूचना तकनीकी की आवश्यकता और उसका महत्व बताना, यानी कि एजुकेशन के अंदर आईसीटी का प्रयोग क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है और इसके फायदे क्या हैं, इसका आपको 2 उदाहरण से समझाना है। तो हम इसको बिल्कुल वैसे ही समझा रहे हैं जैसे आपको पूछा गया है कि सूचना तकनीकी का जब हम आईसीटी का प्रयोग करते हैं तो शिक्षा संबंधित जो सूचनाएं हैं, जो जानकारियां हैं, उनको हम इकट्ठा कर सकते हैं और शिक्षा का प्रचार प्रसार इस आईसीटी के माध्यम से काफ़ी आसानी से किया जा सकता है। उदाहरण के लिए बात करें ई बुक्स, आजकल ई बुक्स चल गई हैं। तो ई बुक्स के माध्यम से क्या होता है कि जो बुक आप ऑफलाइन नहीं खरीद पा रहे हैं उसे बहुत ही कम पैसों में आपको पीडीएफ के रूप में वह बुक्स मिल जाती हैं। तो यह आईसीटी की वजह से हो पाया है। दूसरा आपके सामने ये है कि सूचना तकनीकी ने हर घर में कंप्यूटर का प्रचलन करवाया है। आईसीटी का प्रचार प्रसार बढ़ा तो हर घर में कंप्यूटर आ गया। अब इससे क्या होता है कि घर बैठे व्यक्ति शिक्षा ग्रहण कर पा रहा है, ई लर्निंग कर पा रहा है। तो ये आपके उदाहरण हो जाता है ई लर्निंग आईसीटी का शिक्षा में प्रयोग। प्रश्न संख्या 11 है कि ई लर्निंग में काम ली जाने वाली प्रमुख तकनीकी को आपको बताना है और ये तकनीकी के अंदर आपको एक और एक्स्ट्रा बताना है कि एक ब्लॉगिंग जो आपके होता है ब्लॉगिंग करने के लिए इनमें से कोई तकनीक जो काम में आती है उसको समझाना है, यानी कि 1.5 नंबर का प्रश्न है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि निम्नलिखित तकनीकी का प्रयोग ई लर्निंग यानी सीखने के अंदर ऑनलाइन सीखने में किया जाता है। सबसे पहला है ऑडियो। ऑडियो क्या होता है कि ऑडियो सोर्स यानी ऑडियो के कुछ ऐसे संसाधन हैं जिनका प्रयोग हम केवल ऑडियो फॉर्मेट पर करते हैं कि सुनने से संबंधित करते हैं, जैसे कि रेडियो और आजकल जो पॉडकास्ट चलते हैं इनको केवल सुनकर समझा जाता है या इनसे सुनकर पढ़ा जा सकता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में लंबे समय से रेडियो का प्रयोग होता आ रहा था और आजकल पॉडकास्ट भी चलने लग गए। तो ये ऑडियो सोर्स हैं जिनसे शिक्षा ग्रहण की जाती हैं। इसी तरह ई लर्निंग का दूसरा सोर्स है वीडियो। वीडियो सीडी के जरिए, डीवीडी के जरिए या इंटरनेट के माध्यम से वीडियोज़ जो हैं वो अधिगम यानी सीखने में बहुत उपयोगी होते हैं। तीसरा आपके हैं ई लर्निंग में कंप्यूटर काम में आता है। कंप्यूटर की स्क्रीन पे पढ़ते हो, कंप्यूटर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तैयार कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन से ई लर्निंग यानी ऑनलाइन शिक्षा होती है, लैपटॉप से होती है, टैबलेट से होती हैं। तो ये सभी ई लर्निंग की टेक्निक हैं। अब आपसे एक ब्लॉगिंग साइट के बारे में पूछा था कि एक ब्लॉगिंग जो डिवाइस है उसके बारे में समझाइए। तो हम एक ब्लॉगिंग डिवाइस वेबकैम के बारे में बात करते हैं। वेबकैम का मतलब होता है कि आपके कंप्यूटर डिवाइस पे लगा कैमरा है, उसकी मदद से क्या होता है। तो यह एक ब्लॉगिंग डिवाइस है। किस प्रकार का है? ब्लॉगिंग डिवाइस है जिसके प्रयोग से शिक्षक अथवा शिक्षार्थी, चाहे टीचर हो या चाहे कोई लर्नर सीखने वाला हो, किसी भी विषय पर अपने विचार प्रकट करके इंटरनेट के माध्यम से लोगों तक पहुंचा सकता है। यानी कि वेबकैम वो जरिया है जहाँ चाहे शिक्षक हो या शिक्षार्थी दोनों अपने जो विचार हैं किसी विषय के ऊपर उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसको पढ़ाने के माध्यम से सभी लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो यह वर्चुअल क्लासरूम की तरह हो जाता है जहां शिक्षक जो है किसी स्थान पे बैठा हुआ अपने हिसाब से या कोई बच्चा जो है अपने हिसाब से क्लास को रिकॉर्ड कर रहा है और उसको बाद में अपलोड करेगा ताकि सभी लोगों तक उसे पहुंचाया जा सके। ऐसे ही अगला प्रश्न है कि संप्रेषण तकनीकी की परिभाषा देते हुए संप्रेषण के प्रकार को समझाना है कि संप्रेषण तकनीकी क्या होती हैं। सबसे पहले हम समझते हैं संप्रेषण को अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन। तो संप्रेषण का अर्थ होता है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में शब्द, संकेत, हाव भाव, व्यवहार आदि के द्वारा अपने विचारों को यानी एक व्यक्ति के विचारों को, तथ्यों को, जो फैक्ट्स होते हैं उनको, अथवा जो सूचनाएं हैं, जो इन्फॉर्मेशन हैं उनको विनिमय करना यानी कि एक दूसरे तक पहुंचाना, ये कहलाता है आपके संप्रेषण। और यदि इसके अंदर हम तकनीकी की सहायता ले लें तो वह हमारा संप्रेषण तकनीकी कहलाएगा। यानी कि यदि संप्रेषण जो होता है, जो विचारों का आदान प्रदान है, सूचनाओं का आदान प्रदान है, संकेतों का आदान प्रदान है, यदि इसके अंदर हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे तो यही हमारा
जो है संप्रेषण तकनीकी कहलाता है, जिसके द्वारा एक समय में एक से अधिक लोगों के साथ भी संपर्क साधा जा सकता है। जब हम दो जने आपस में बात करते हैं तो उसे तीसरे तक या लोगों तक कैसे पहुंचाएं, तो उसका एक माध्यम होता है, वो है इंटरनेट। और इंटरनेट संप्रेषण तकनीकी में बहुत काम में आता है। यानी टेक्नोलॉजी का जब हम यूज संप्रेषण कम्युनिकेशन में करते हैं तो दो व्यक्तियों के मध्य की वार्ता या एक व्यक्ति अगर कोई ऑनलाइन क्लास भी लेता है तो उसको सब लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। और इसमें भी कम समय में एक साथ ही संपर्क किया जा सकता है। और इसके लिए भौगोलिक बाधाएं भी नहीं है कि बच्चा कहाँ है तो बच्चे को वहाँ जाके क्लास लेनी है जहाँ शिक्षक उपस्थित है, तो ऐसा भी नहीं है। जैसे कि आजकल टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक इत्यादि जो हैं वह संप्रेषण तकनीकी के बहुत अच्छे उदाहरण हैं कि एक जगह शिक्षक शिक्षार्थी अपने जो कम्युनिकेशन है उसको कई लोगों तक एक जगह बैठा हुआ आसानी से कम समय में पहुंचा सकता है। अब संप्रेषण के प्रकारों की बात करें तो संप्रेषण दो प्रकार का होता है। संप्रेषण का पहला प्रकार है शाब्दिक संप्रेषण, वर्बल कम्युनिकेशन। अब वर्बल क्या होता है कि जब हम शब्दों का प्रयोग विचारों के आदान प्रदान, सूचनाओं के आदान प्रदान इनमें करते हैं तो वह शाब्दिक संप्रेषण कहलाता है। और यह मौखिक और लिखित दोनों माध्यम से हो सकता है। यानी कि मौखिक यानी बोलकर या लिखकर शब्दों को संप्रेषित किया जा सकता है। और यदि हम संप्रेषण में शब्दों का प्रयोग ही न करें तो उसे कहते हैं अशाब्दिक संप्रेषण। क्या कहते हैं? अशाब्दिक संप्रेषण, जिसमें हाव भाव का प्रयोग किया जाएगा, संकेतों का प्रयोग किया जाएगा, मुख मुद्राएं और चेहरे के भाव से जो है सामने वाले को समझाया जाता है। यानी कि एक ऐसा संप्रेषण जिसमें हम शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। अब आपके अगला प्रश्न था कि डेस्कटॉप किसे कहते हैं और इसके चार घटक बताइए। वैसे जब हम इसे सीरीज में से पढ़ते हैं या बुक में से पढ़ते हैं तो वहाँ हमें चित्र जो होते हैं उनसे कम समझ में आता है, किंतु फिर भी मैंने आपके लिए डिजिटल और जो कलरफुल डायग्राम है, जो चित्र हैं, उसका प्रयोग करते हुए समझाने का प्रयास किया है। तो आई होप आप इसका प्रयोग करते हुए अच्छे प्रकार से सीखोगे। प्रश्न था कि डेस्कटॉप किसे कहा जाता है। तो डेस्कटॉप का मतलब होता है कंप्यूटर का ऐसा डिस्प्ले क्षेत्र जो बूटिंग यानी कंप्यूटर स्टार्ट होने के बाद मॉनिटर पे दिखाई देता है, वो डेस्कटॉप कहलाएगा। और इस डेस्कटॉप पर आपके चार प्रमुख घटक कौन कौन से इसको समझते हैं। तो ये आपका कंप्यूटर का डिस्प्ले क्षेत्र है। क्या है? डिस्प्ले क्षेत्र। और इस डिस्प्ले क्षेत्र को डेस्कटॉप कह रहे हैं। यानी कि पूरा जो आपका है इस चकोर वाले क्षेत्र को अपन कह रहे हैं डेस्कटॉप। इस डेस्कटॉप के अंदर क्या क्या है तो अब हम उसे अच्छे प्रकार से समझते हैं। अब डेस्कटॉप के अंदर सबसे पहला आपका जो घटक है वो है आइकन्स। अब आइकन्स क्या होता है कि जो आपके संकेत किसी सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए आपके इसमें दिए जाते हैं कंप्यूटर की डेस्कटॉप पर, उसे हम आइकन कहते हैं, जैसा आपको समझाया गया है। दूसरा इसका घटक है टास्क बार। टास्क बार क्या होती है कि कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए एक नीचे ऐसी आपको बार दी जाती हैं जिसमें कई सारे आइकन्स बने होते हैं नीचे की ओर, तो इसे हम टास्क बार कहते हैं, जो कंप्यूटर के कार्य को आसान बनाती हैं। तीसरा है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड मतलब ये जो आपका स्थान है, यह खाली स्थान जिसमें कुछ नहीं है, वो आपका बैकग्राउंड है, जो कंप्यूटर को रिप्रेजेंट करता है, कंप्यूटर के मतलब स्टार्ट होने बंद होने इनको रिप्रेजेंट कर रहा है। और एक है आपका सक्रिय विंडो। सक्रिय विंडो का मतलब कि आपने कुछ ओपन कर रखा है किसी सॉफ्टवेयर को, तो उसकी विंडो भी यहीं कहीं ओपन रहती हैं, तो वो सक्रिय विंडो। यानी कि चार आपके भाग हैं, आइकन्स, टास्क बार, बैकग्राउंड्स और एक्टिव विंडो। तो ये आपको मैंने अच्छे प्रकार से समझा दिया है। ये नोटिफिकेशन एरिया होता है और यहाँ शुरू में इस प्रकार का एक बटन बना होता है, इसे आप स्टार्ट बटन कहते हैं। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा ये है कि कंप्यूटर के अंदर प्रिंट कमांड का कार्य बताना है कि प्रिंट कमांड किस प्रकार से काम करता है और प्रिंटर द्वारा हम प्रिंट कैसे निकालते हैं। इसका एक आपको चरण स्टेप बाय स्टेप समझाना है। ये 1.5 नंबर का प्रश्न है। अगर हम कंप्यूटर की प्रिंट कमांड को समझे कि उसका क्या होता है। देखो, प्रिंट कमांड का मतलब होता है कंट्रोल प्लस, कंट्रोल के साथ यदि हम पी दबाएंगे, जब हम कंप्यूटर में कंट्रोल बटन के साथ पी बटन प्रेस करते हैं तो
कंट्रोल कमांड ऑन होता है, ओपन होता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर पे जो पीडीएफ हमने बनाई है, जो दस्तावेज बनाए, डॉक्यूमेंट बनाए, उसको प्रिंट कर सकते हैं हार्ड कॉपी के रूप में। यानी कंप्यूटर में प्रिंट कमांड का उपयोग किसी भी दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट को हार्ड कॉपी के रूप में प्रिंट करने के लिए प्रयोग में किया जाता है। अब हम प्रिंटर से किस प्रकार प्रिंट ले सकते हैं उसके आपको चरण यहाँ मैंने समझाए हैं एक एक करके बहुत ही आसान भाषा में। सबसे पहले हमें वह दस्तावेज ओपन करना है जिसकी हम प्रिंट लेना चाहते हैं। फिर हमें कंट्रोल के साथ पी दबाना है जिससे वह आपके प्रिंट कमांड ओपन होगा। प्रिंटर फिर हम सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा प्रिंटर हमारे कंप्यूटर या डिवाइस से जुड़ा हुआ या कनेक्ट है। फिर ये करने के बाद प्रिंट का ऑप्शन वहाँ रहता है, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें उस प्रिंटर की सहायता से जो पीडीएफ या जो डॉक्यूमेंट हमने बनाया था उसकी हार्ड कॉपी यानी कि बाहर प्रिंट पेज पर प्राप्त होगी। तो यह प्रिंटर से प्रिंट करने का आपके तरीका है। उसके बाद प्रश्न संख्या 15 है कि कंप्यूटर में पेस्ट स्पेशल के नाम से जो प्रक्रिया है वो क्या होती है। वैसे नॉर्मली हम कंट्रोल वी को पेस्ट करना कहते हैं, कंट्रोल सी मतलब डॉक्यूमेंट को कॉपी करना, और कंट्रोल वी मतलब कि किसी जो कॉपी किए हुए मैटर को कहीं दूसरे स्थान पर रखना यानी पेस्ट करना। अब पेस्ट स्पेशल सामान्य जो पेस्ट होता है उससे थोड़ा भिन्न है, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं कि जब हम इस स्पेशल पेस्ट कमांड का प्रयोग करते हैं तो हमें यहाँ पेस्ट करने के और भी ऑप्शन देखने को मिलेंगे और साथ ही में पेस्ट करने का लिंक भी प्राप्त होता है। अब इसको आगे और अच्छे से समझते हैं। पेस्ट स्पेशल करने के लिए हमें एक शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग कर सकते हैं जिसको कहते हैं अल्ट कंट्रोल और वी। यानी कंट्रोल वी तो हो गया पेस्ट करना, और इसके आगे अगर हम एल्ट यानी अल्ट कमांड का प्रयोग करें तो यह आपका अल्ट कंट्रोल वी हो जाता है पेस्ट स्पेशल करने की शॉर्टकट की। सर्वप्रथम हम एमएस वर्ड ओपन करते हैं। एमएस वर्ड ओपन करने के बाद हमें कॉपी किया गया जो मैटर होता है उसको होम टैब पर एक पेस्ट आइकन बना होता है, उस पर क्लिक करके वहाँ जाकर पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन देखेंगे। या हम क्या कर सकते हैं कि होम टैब पर ऊपर वाली कुंजी का प्रयोग कर सकते हैं। पेस्ट स्पेशल क्या होता है कि अगर हम फोटो और टेक्स्ट दोनों को कहीं से कॉपी कर रखा है, फोटो के साथ हमने लिखा हुआ भी अगर कॉपी कर रखा है तो उनमें से यदि हमें मान लो कि फ़ोटो की आवश्यकता नहीं है किंतु जो लिखा हुआ था उसको स्कैन करना है तो हम बिना फ़ोटो के भी टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं इस ऑप्शन के सहायता से। तो ये आपका पेस्ट स्पेशल हो चुका है। अगला प्रश्न हमारा था कि ओवरहेड प्रोजेक्टर ओएचपी की उपयोग की विधि क्या है। तो इसको समझते हैं। ओवरहेड प्रोजेक्टर एक इस प्रकार का प्रोजेक्टर है जिससे आपके पर्दे पर शिक्षक पढ़ाते समय समझाते समय चित्रित सामग्री का प्रयोग प्रक्षेपण के माध्यम से यानी कि दीवार पे चीज़ों को चलाकर कर सकता है। तो OHP एक बहुत प्रसिद्ध प्रोजेक्टर है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि वह एक प्रोजेक्टर है, तो ये इसमें दर्शाई जाने वाली सामग्री पीछे वाले के सिर के ऊपर से प्रदर्शित होती हैं, यानी कि आपके हेड के ऊपर से प्रदर्शित होगी। और यह प्रोजेक्टर अध्यापक अपनी कक्षा में मेज पर रखकर प्रयोग में लेता है। आगे देखते हैं कि जब भी आवश्यकता होती है अध्यापक द्वारा अनुदेशन सामग्री को पर्दे पर दिखाकर समझाया जा सकता है जिससे शिक्षक बहुत ही आसानी से अच्छे प्रकार से पढ़ा सकता है। जैसा कि विज्ञान एक ऐसा विषय होता है जिसमें चीज़ों को समझने के लिए चित्रों की बहुत आवश्यकता होती है, तो उस विषय को OHP द्वारा जब पढ़ाया जाता है तो बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट होता है। बाकी डिटेल आप यहाँ नीचे पढ़ सकते हैं, और सारी डिटेल आपको मैंने यहाँ लिखी हैं। छोटी सी डिटेल और बता देता हूँ कि OHP जो है सबसे सीधा और सबसे सरल आपके प्रोजेक्टर होता है। इसका प्रयोग यदि शिक्षक करते हैं तो उनमें कोई प्रकार की परेशानी नहीं होती है। ये नॉर्मल स्क्रीन जो 18 बाई 22.5 की होती हैं उसको बढ़ा करके 1.5 बाई 1.5 मीटर कर देता है। सेंटीमीटर को मीटर में बदलकर उतने बड़े पर्दे पर देखा जा सकता है। फिर आपके दो प्रश्न और बचे हुए हैं। प्रश्न ये हैं कि कंप्यूटर के मुख्य विकल्प के अंदर अंडू और रीडू ये दो कमांड हैं, इसका प्रयोग क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं अंडू को। अंडू का मतलब एक शॉर्टकट की है कंट्रोल जेड। अब यह एक ऐसा कमांड है जो आपके कंप्यूटर पर आपके द्वारा जो अंतिम क्रिया की गई हैं उसको आसानी से उलटने की अनुमति देता है। यानी जैसे
मैंने यहाँ अभी जो लाइनें खींची हैं, अगर मैं इन लाइनों को मिटाना चाहूँ तो मुझे अंडू कमांड यानी कंट्रोल के साथ जेड प्रेस करना है, ताकि ये जो मैंने लिखा है वो पहले जैसा हो जाए। यानी कि ये क्या समझे आप कि यह एक ऐसा कमांड होगा जो आपने वर्तमान में जो परिवर्तन कर रखा है उससे पहले जैसी फाइल थी एक्चुअल में जैसा बना हुआ था आपको वैसा का वैसा वो बना के दे देगा। तो ये हैं, चाहे आपने गलती से एक टेक्स्ट को डिलीट कर दिया है, अगर मान लो आपके हाथ से लिखते लिखते कोई चीज़ डिलीट हो गई है कंप्यूटर पे और आप कंट्रोल जेड प्रेस करोगे तो वापस वो जो लिखी हुई चीज़ है वो आसानी से वापस आ जाती है। यानी कि आपने जो वर्तमान में चीज़ की है उससे हटाकर आपको जो पहले जैसी चीज़ थी वो पूर्ववत वैसा का वैसा ये कमांड आपको करके देता है। ये तो हैं आपके अंडू। अंडू के बाद आता है रीडू। अब रीडू क्या होता है कि सबसे पहले आपने जो अंडू किया है यानी कि जो मूल चीज़ वापस ली है उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि ओरिजिनल दस्तावेज के अलावा आपने जो परिवर्तन करना था वही पहले वाला ही सही था, तो फिर आप कंट्रोल वाई करोगे, जो आपको मूल परिवर्तन समेत जो आपने चीज़ ली है वैसा का वैसा बना के देगा। मैं वापस समझा देता हूँ। आपके पास ये डॉक्यूमेंट था, ये बिल्कुल ऐसा इतना डॉक्यूमेंट था, बट आपने इसके ऊपर लाइन बना दी। अब इस लाइन को हटाओगे, इस लाइन को अगर आप हटा देते हो तो ये तो आपने किया अंडू। बट अगर मान लो आपको वापस वही लाइन वाला डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप क्या करोगे, आप करोगे फिर रीडू, ताकि वैसा का वैसा उतना का वैसा ही आपकी वो चीज़ आ जाए। तो अंडू और रीडू ये होता है। अंतिम प्रश्न है कंप्यूटर वायरस क्या होता है, उदाहरण से समझाना है। तो कंप्यूटर वायरस एक मानक प्रोग्राम है, एक ऐसा प्रोग्राम है जो उपयोगी संसाधन जो काम का डेटा तो न प्रोवाइड करेगा, अपितु ये प्रोग्राम ये हैं जो डिवाइस को नुकसान पहुंचा सकता है। कैसे समझते हैं। कंप्यूटर वायरस आमतौर पर जो हैकर्स लोग होते हैं वो विभिन्न उद्देश्य यानी अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाते हैं, जिससे सामने वाले का जो संवेदनशील यानी कि जो उसका मूल डाटा है, जो काम का डाटा है या सिस्टम में जो डाटा है उसको चुरा सके, या सिस्टम यानी कि जो हमारा सिस्टम बना हुआ है उसको बिगाड़ने के लिए हैकर्स इसका प्रयोग करते हैं। और आपके सिलेबस में एक क्लोनर नाम से एक वायरस दिया गया है जो संवेदनशील डेटा चुराने वाला वायरस है। तो हमने आपका यह पूरा 2016 वाला आईसीटी का पेपर समझ लिया है। इसकी पीडीएफ आपको निःशुल्क हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो पहले आप ये वीडियो आपने देखा है, तो इसके बाद आप पीडीएफ वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं।